नमस्कार, मेडिसिन रिव्यू में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में। अब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एक फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटीपी तो बनाता है और ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट ना भी हो तब भी ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू एटीपी बनाता है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसका मतलब ये ग्राम स्टेनिंग लेता है। ये स्फेरिकल कॉक्साई है, इसका मतलब गोल गोल शेपेड होता है और इसका डायमीटर 1 माइक्रोमीटर होता है। और ये ग्रेप लाइक क्लस्टर्स यानी कि अंगूर जैसा क्लस्टर्स में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब स्टेफाइलोकोकस डिवाइड करता है तो वो चारों डायरेक्शंस में डिवाइड करता है। इसी वजह से एक बैक्टीरिया बहुत सारे बैक्टीरिया से घिरा हुआ होता है। अब बात करते हैं इसका सेल वॉल के बारे में। इसमें होता है पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर जो कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की सेल वॉल को ताकत देता है और उसका रिजिड जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करता है। इस सेल वॉल में प्रेजेंट होता है प्रोटीन ए जिसका काम होता है फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को इनहिबिट करना। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस क्या होता है? ये हमारे शरीर के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा शरीर का कुछ सेल्स इस बैक्टीरिया को खा जाता है। अब इस सेल वॉल में बाउंड कोएगुलेज होता है। बाउंड कोएगुलेज का काम यही होता है कि ये बैक्टीरिया को हेल्प करता है हमारा शरीर के सेल्स और टिश्यूज़ के साथ बाइंड करने के लिए। अब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हायालुरोनिडेज नाम का एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि टिश्यूज़ को ब्रेक डाउन करता है और बैक्टीरिया को हेल्प करता है हमारा टिश्यूज़ को इन्वेट करने के लिए। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हेमोलाइसिन नाम का एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करता है और ये और एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है पेंटॉन वैलेंटाइन टॉक्सिन। इसका नाम रोमांटिक है लेकिन इसका काम नहीं। यह क्या करता है, हमारा जो न्यूट्रोफिल्स है और जो आरबीसीज है वो दोनों को डिस्ट्रॉय करता है और जितने भी डब्ल्यूबीसीज है उसको भी। ये मेनली एमआरएसए में पाया जाता है यानी कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफ ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस फॉस्फोलाइपेज नाम का एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि हमारा सेल्स का जो फॉस्फोलिपिड लेयर है उसको ब्रेक डाउन कर देता है। अब स्टेफाइलोकाइनेज नाम का जो एंजाइम प्रोड्यूस्ड होता है वो क्या करता है, हमारा शरीर के जो क्लॉट्स फॉर्म होते हैं उसको ब्रेक डाउन कर देता है। इसके वजह से बैक्टीरिया आसानी से स्प्रेड करता है शरीर में। अब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंट्रोटॉक्सिन नाम का एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है कुछ फूड आइटम्स में। उसमें मेनली इंक्लूड होता है बेकरी आइटम्स जितने होते हैं जैसे कि कस्टर्ड्स, केक्स, मिल्क आइटम्स। और ये स्प्रेड कैसे करता है? जो फूड हैंडलर्स के थ्रू, यानी कि जो हमारा खाना बनाता है जैसे कुछ शेफ़ हो गया, वेटर्स जो खाना सर्व करते हैं उनके थ्रू। ये एंट्रोटॉक्सिन जो है ये डायरेक्टली वेगस नर्व के थ्रू हमारा वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है जिसके वजह से ऑब्वियसली वॉमिटिंग होता है और कभी कभी ये पेट को भी स्टिमुलेट करता है यानी कि जीआईटी को, जिसके वजह से डायरिया भी हो जाता है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एक और टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। ये मेनली टैम्पॉन्स में पाए जाते हैं। अब टैम्पॉन्स क्या है? ये एक मेंस्ट्रुअल सैनिटरी प्रोडक्ट है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की दौरान यूज़ करा जाता है। ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन एक सुपर एंटीजन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टी सेल्स को डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है और जिसके वजह से शरीर में बहुत सारे साइटोकाइंस रिलीज होते हैं और ये साइटोकाइंस क्या करते हैं? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कराता है, जिसमें क्या होता है, हमारा लिवर फेलियर हो सकता है, रेनल फेलियर हो सकता है, जीआईटी अफेक्टेड होता है और कभी कभी मल्टी ऑर्गन फेलियर के केसेस भी देखा जाता है और कभी कभी डेथ भी हो जाता है। और ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बहुत ही डेंजरस कंडीशन है जिसमें जो सिम्टम्स दिखते हैं वो है फीवर, लेथर्जी, सीवियर पेन, ये सब। अब डिस्कस करते हैं एक और टॉक्सिन के बारे में जिसका नाम है एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन। ये टॉक्सिन बच्चों में स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम नाम का एक सिंड्रोम कॉज करता है।
इसमें क्या होता है, जो स्किन के जो लेयर्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और बहुत पेनफुल ब्लिस्टर्स दिखते हैं शरीर में। और कभी कभी ये अगर बहुत सीवियर फॉर्म में हुआ तो एक सिंड्रोम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है रिटर्स सिंड्रोम। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कैसे डिजीज प्रोड्यूस करता है। ये पहले कॉलोनाइज करता है हमारा एक्जिला को, यानी हमारे आर्मपिट्स को, और उसके बाद ये हमारा शरीर के अंदर इंट्रोड्यूस्ड होता है कोई एब्रेशन, यानी कि कोई कट्स के वजह से या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट के वजह से अगर इंजरी हुआ तो, और फिर ये टिश्यू के साथ जुड़ जाता है विद द हेल्प ऑफ एडहेसेंस, यानी कि जो क्लम्पिंग फैक्टर या बाउंड कोएगुलेस, और उसके बाद ये टिश्यू को ब्रेक डाउन करता है या इन्वेट करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स लाइक लाइपेजेस, प्रोटीएजेस और हायर ल्यूरोनिडेजेस, और फिर ये होस्ट इम्यून सिस्टम को धोखा देके भाग जाता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन ए, जो कि फैगोसाइटोसिस को इनहिबिट करता है, और फिर ये मेटास्टेसिस करता है, यानी कि ये शरीर के अंदर ब्लड के थ्रू स्प्रेड करता है और फैल जाता है पूरा शरीर में। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ डिजीज के बारे में जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है। एक होता है हाइड्रोडेनाइटिस सुपीरियोरिटिवा। ये मेनली एक्जिला यानी आर्मपिट्स को अफेक्ट करता है। अब डिस्कस करते हैं एक और इन्फेक्शन के बारे में जिसका नाम है इम्पेटिगो। ये मेनली बच्चों में पाया जाता है, जिसमें फेस में हनी कलर्ड क्रस्ट फॉर्मेशन होता है। अब तीसरा जो डिजीज़ है वो उसका नाम होता है फॉलिकुलाइटिस। ये हेयर फॉलिकल्स को अफेक्ट करता है। एक है कार्बंकल, यानी कि लोअर नेक एरिया, यानी कि गले का रीजन को अफेक्ट करता है। ये वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया भी कॉज करा सकता है, जो हॉस्पिटल्स में होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई भी कॉज करा सकता है रेयरली। ये एक और इन्फेक्शन भी कॉज करता है जिसका नाम है सेलुलाइटिस। ये बहुत ही सीवियरली पेनफुल इन्फेक्शन होता है स्किन में। अब पायोमाइसाइटिस यानी कि पस फॉर्मेशन और फिर मसल का इन्फ्लेमेशन भी होता है इसमें, अगर ये मसल को अफेक्ट किया। इसका और एक इन्फेक्शन है जिससे वो आर्थराइटिस कराता है अगर ये जॉइंट को इन्फेक्ट कर दिया तो। अब हम डिस्कस करते हैं इसका कल्चर के बारे में, यानी कि अगर न्यूट्रिएंट अगर में इसको ग्रो किया तो कुछ गोल्डन येलो कॉलोनीज दिखेगा जो कि 1 to 3 मिलीमीटर इन साइज़ होता है। अगर हम इसे ब्लड अगार पे ग्रो करेंगे तो फिर वही गोल्डन येलो कॉलोनीज दिखेगा और उसके साथ साथ बीटा हीमोलिसिस दिखेगा ब्लड अगार पे। मकाओं की अगार पे ये पिंक लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज फॉर्म कराता है, और मैनाइटल सॉल्ट अगार पे ये येलो कॉलोनीज फॉर्म करता है। अब मैनाइटल सॉल्ट अगार जो है इसमें सॉल्ट होता है जो कि बाकी सारे बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, और सिलेक्टिवली ये सिर्फ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को ग्रो करने देता है। इससे ये पता चलता है कि ये बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है कि नहीं। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ बायोकेमिकल टेस्ट के बारे में। पहला टेस्ट है कैटलेज टेस्ट। ये कैटलेज टेस्ट पॉजिटिव है। अब कैटलेज टेस्ट होता क्या है? इसमें पहले एक स्लाइड लेते हैं और उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं, और उसके ऊपर हम स्टेफाइलोकोकस के कुछ कॉलोनीज़ को ऐड करते हैं, और फिर अगर कैटलेज टेस्ट पॉजिटिव हुआ तो हमें बबल्स दिखते हैं। ये बबल्स क्यों आते हैं? क्योंकि जो कैटलेज एंजाइम है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन कर देता है और बबल्स प्रोड्यूस कराता है। अब डिस्कस करते हैं स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट के बारे में। इसमें एक स्लाइड लेते हैं जिसमें हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के कॉलोनीज डालते हैं और प्लाज्मा डालते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन दिखता है। ये क्लॉट फॉर्मेशन क्यों होता है? बाउंड कोएगुलेज की वजह से, जो बैक्टीरिया के सेल वॉल में होता है। ये बाउंड कोएगुलेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये दिस इज बाउंड टू द सेल वॉल। अब डिस्कस करते हैं ट्यूब कोएगुलेज के बारे में। इसमें ऑब्वियसली एक ट्यूब लेते हैं और उसमें हम ये जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है
उसके कॉलोनीज डालते हैं और उसके साथ साथ प्लाज्मा भी डालते हैं। और ये जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है ये क्या करता है, एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है कोएगुलेज एंजाइम। ये बाइंड करता है CRF यानी कि कोएगुलेज रिएक्टिंग फैक्टर के साथ, और ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है जिसके वजह से जो कोएगुलेशन कास्केड है वो एक्टिवेट हो जाता है और क्लॉट फॉर्मेशन होता है और क्लम्पिंग दिखता है टेस्ट ट्यूब में। इससे पता चल जाता है कि ये कोएगुलेज पॉजिटिव है। अब हम डिस्कस करते हैं मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में। अब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस अगर मेथिसिलिन रेजिस्टेंट हुआ तो ये जो MECA जीन होता है ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को ऑल्टर कर देता है। अब पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से पहले पेनिसिलिन या फिर बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक्स है वो बाइंड करता था, अब वो बाइंड नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से सारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के साथ रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है वो काम नहीं करेगा। और इसको डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट यूजिंग सेफॉक्सिटिन एंड ऑक्सीसिलिन डिस्क्स। अब डिस्कस करते हैं पार इंटरल थेरेपी इन्फेक्शंस के लिए। अगर ये बैक्टीरिया सेंसिटिव टू पेनिसिलिन हुआ तो पेनिसिलिन G यूज़ करते हैं। अगर मेथिसिलिन सेंसिटिव हुआ तो नाफसिलिन या क्लॉक्सोसिलिन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ये मेथिसिलिन से रेजिस्टेंट हुआ यानी कि मर्सा हुआ तो हम वैंकोमाइसिन यूज़ करते हैं या फिर टेकोप्लेनिन, लिनेजोलिड या फिर डेप्टोमाइसिन यूज़ करते हैं। डेप्टोमाइसिन बहुत ही सीरियस एंडोकार्डाइटिस और स्किन इन्फेक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एम्पेरिकल थेरेपी। अगर मार्सा स्टेटस पता नहीं है तो हम ऐसे ही वैंकोमाइसिन दे देते हैं बहुत ही इमरजेंसी कंडीशंस में, अलॉन्ग विथ और विदाउट अमीनोग्लाइकोसाइड। अब स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के लिए हम डाइक्लॉक्सोसिलिन, सेफालेक्सिन, सेफ्जोलिन या फिर क्लिंडामाइसिन, लिनेजोलिड, डॉक्सीसाइक्लिन या फिर कोट्रीमोक्साजोल यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ओरल थेरेपी वाले ड्रग्स हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ कंट्रोल मेजर्स जिससे हम स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। नंबर 1, हाथ धोना ऑब्वियसली, जिसके वजह क्योंकि ये हाथ से ही स्प्रेड तो होता है। और फिर मर्सा कैरियर्स यानी कि जो लोग हॉस्पिटल्स में ये मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस फैलाते हैं उनको स्क्रीन करके डिटेक्ट करना और उन लोगों को ट्रीट करना विद द हेल्प ऑफ टॉपिकल म्यूपिप्रोसिन अगर वो नेजल कैरियर्स हुआ, और स्क्लोरहेक्सिडिन। और फिर एंटीबायोटिक मिसयूज़ भी प्रिवेंट करना चाहिए हॉस्पिटल्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर वीडियोज़।